हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सीएसपी ऑफिस से सीएसपी सर उमेश प्रजापति सर। सर, आपका रेडियो ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप हमारे रेडियो ऊर्जा में पहली बार आ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है हमारे रेडियो ऊर्जा में आके? जब हम लोग भी पढ़ते थे तो एफएम का बहुत क्रेज़ होता था जी। और एफएम से ऐसा नहीं कि केवल हमें गाने बस सुन सकते हैं, हमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें भी एफएम पहले भी बताता रहा है और आज भी बताता रहा है। आखिर हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों एवं श्रोताओं को ये बताइए कि क्योंकि काफ़ी लोग में ये जानकारी नहीं होती है अच्छा। और काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें, ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ जाती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर साइबर सिक्योरिटी है क्या? देखिए, जब से टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ तो टेक्नोलॉजी के उपयोग होने से हमारी जो बैंकिंग सिस्टम थी वो जो है कोर बैंकिंग में बदल गई। कोर बैंकिंग बदल जाने से बैंक आगे चल कर के अलग अलग माध्यमों से बैंक का उपयोग होना स्टार्ट हो गया। जैसे पहले जो ट्रेडिशनल बैंकिंग थी उसमें आदमी जाता था, अपना पासबुक लेकर के पैसे निकालता था। टेक्नोलॉजी के आने से वही चीज़ें लोगों को साधन के रूप में एटीएम मिलने लगे, लोग एटीएम से पैसे निकालने लगे और अपने खाते से कहीं भी एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। ये एक सुविधा थी। आगे चल के और जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो यूपीआई एक आ गया। यूपीआई के माध्यम से लोगों ने पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों ने अपने बैंक खातों को अपने यूपीआई से लिंक कर दिया। अब देखिए क्या है कि हर जो सुविधा होती है उसका अगर सही उपयोग से सावधानी के साथ नहीं किया जाएगा उपयोग तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक भी होती है। तो जो ये नया साइबर अपराध की बात किया, ये टेक्नोलॉजी के आने से ये अपराध स्टार्ट हुआ और इसका एकमात्र उपाय जागरूकता ही है। अगर हम अपने थानों की बात करें तो जो ट्रेडिशनल जिसे हम कहते हैं पारंपरिक अपराध का तरीका, आज अपराधी पारंपरिक अपराध कम उपयोग कर रहा है जी। वो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड अपराध या फिर जिसे आप कहें साइबर अपराध उसका उपयोग कर रहा है। इसकी सबसे खास बात ये है कि जो पारंपरिक अपराध होते थे उसमें क्या है, अपराधी को जहां अपराध करना होता था वहां जाना पड़ता था। लेकिन जो वर्तमान में जो साइबर अपराध है उसमें साइबर अपराधी हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए भी आपके साथ अपराध कर रहा है और आपका जीवन भर की कमाई सिर्फ कुछ सेकंडों के अंदर आपकी जीवन कमाई आपका बैंक खाता खाली कर दे रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड अपराध है। तो हमें बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग किस जागरूकता, किस सावधानी के साथ करें ताकि साइबर ठगी का शिकार ना हो। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि साइबर फ्रॉड क्या होता है? एक्चुअली जब कोई अपराधी नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके अपराध करता है, मतलब उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो नेटवर्क आता है, चाहे वो टेलीकॉम नेटवर्क हो या फिर इंटरनेट नेटवर्क हो, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो। इन दोनों का जब वो उपयोग करके किसी के साथ फ्रॉड करता है या फिर उसका कुछ मिसयूज़ करता है तो जो वो अपराध करता है उसको सामान्य भाषा में साइबर अपराध कहते हैं। जी सर, ये तो चीज़ें हमने विदेशों में नोटिस की हैं कि इस तरह की चीज़ें होती, लोगों के साथ घटनाएं घटित होती हैं। अगर हम बात करें सिंगरौली क्षेत्र की, तो ये स्थिति सिंगरौली में कैसी है? देखिए, आज साइबर अपराध से मुझे तो नहीं लगता कि भारत का कोई भी हिस्सा अछूता है जी। ये भारत के सभी जिलों में सभी जगह साइबर अपराध हो रहे हैं और ये एक तरीके से नेशनल लेवल पे अपराध होने की वजह से भारत सरकार ने भी नेशनल हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और हम उसी हेल्पलाइन नंबर को बार बार अपने आम नागरिकों को, समाज के सभी वर्गों को जागरूक करते हैं कि पहले तो आप सचेत रहें, सावधान रहें ताकि आप साइबर ठगी का शिकार ना बने, साइबर अपराध आपके साथ ना हो, और अगर हो जाता है तो उससे कैसे बचें या फिर कैसे रिपोर्ट करें। तो आज सिंगरौली के लिए भी साइबर अपराध नया नहीं है, यहाँ भी साइबर अपराध रोज डेली हो रहा है लगभग। जैसे कि कई तरह की चीज़ें हमारे सामने आई हैं। अगर हम बात करें डिजिटल अरेस्ट या फिर केवाईसी या फिर ओटीपी, तो लोगों को लगता है कि हाँ, अगर हम अपना ओटीपी शेयर कर देंगे तो हमारे बैंक अकाउंट का खाता या केवाईसी अपडेट हो जाएगा। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की ऑनलाइन ठगी सबसे ज़्यादा देखी गई है? देखिए, ऑनलाइन ठगी का जो अगर अपन मूल पे जाएं कि ऑनलाइन ठगी क्यों हो रही है और लोग कैसे इसका शिकार हो रहे हैं, देखिए ऑनलाइन ठगी का जो मूल रीज़न है वो दो ही है। एक तो भय और दूसरा लालच जी। जब व्यक्ति भय बहुत ज़्यादा डर जाता है और बिना सोचे समझे सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर विश्वास करने लगता है
जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कईयों को फ़ोन आते हैं कि हम फला पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और वो फ़ोटो भी दिखती है एक पुलिस अधिकारी, हाँ, उसमें वीडियो कॉल में रहता है। एक्चुअल में व्यक्ति है कौन ये हमने अभी चेक नहीं किया, तस्दीक नहीं किया, और बिलीव कर लिया कि हाँ वो जैसा बोल रहा होगा वही होगा जी। तो भय, एक तो पुलिस से लोग जैसे भय खाते हैं तो जल्दी से भय के कारण बिलीव कर लेते हैं, और दूसरा लालच। कई बार लोगों को लालच देते हैं कि आपका लॉटरी लग गया है, आपको मोटरसाइकिल मिलने वाला है, रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको केवल 100 रुपये देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यही एक दो मात्र कारण हैं जिनके आधार पर साइबर ठग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि ये सब तो बातें हमने साइबर फ्रॉड के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बातें की हैं। अब अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि अगर कोई इंसान इन ऑनलाइन ठगी से अगर फंस जाता है इसमें, अगर उसके साथ ये घटना हो जाती है, तो वो किस प्रकार अपने आप को बचा सकता है उन साइबर फ्रॉड से? देखिए, साइबर फ्रॉड से, जैसे साइबर फ्रॉड की अगर अपन बात करें तो साइबर फ्रॉड बेसिकली 3 तरह का होता है जी। एक तो साइबर फ्रॉड होता है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल को निकाल करके और आपकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपकी इमेज किसी ने डिजिटल प्राप्त कर ली, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से किसी ने इमेज प्राप्त कर ली और एआई के माध्यम से उसको ऑब्सीन कंटेंट बना करके और आपके नाम का फर्जी आईडी बना के सोशल मीडिया अकाउंट बना करके और उस पर पोस्ट कर रहा है, तो इससे व्यक्ति की छवि खराब होती है। तो एक तो ये हो गया कि आपकी पर्सनल डिग्निटी और आपकी पर्सनल इमेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दूसरा होता है फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसमें आपके जो मनी है, सेविंग है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको चुरा लिया जा रहा है, उसको एक तरीके से आपसे छीन लिया जा रहा है डिजिटल माध्यम से। तो ये 2 मेन कारण हैं जो अगर अपन ब्रॉडली बड़ा समझे, मोटा समझे कि साइबर फ्रॉड बेसिकली कितने तरह का होता है। तो एक तो इमेज बेस्ड और एक प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। तो जो प्रॉपर्टी बेस्ड है उसमें कई फिर आगे सब डिवीज़न है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपके साथ धोखाधड़ी, नौकरी दिलाने के नाम पे धोखाधड़ी, ठीक है ना, लॉटरी के नाम पे धोखाधड़ी। तो कहीं ना कहीं इन सब धोखाधड़ी के माध्यम से साइबर फ्रॉडर आपसे पैसे ले रहा है। तो ये ओवरऑल कहें तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी में आता है और उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं जो ये साइबर फ्रॉडर आए दिन नया तरीका इजाद करते रहते हैं और लोगों को मूर्ख बना के उनके पैसे ठग लेते हैं। सर, अब जो शहर में जो दिक्कतें होती हैं, ये तो लोग अपने आप को, अगर हम उनको जागरूक करें तो वो बिल्कुल अपने इसको अपनाएंगे और बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे इस चीज़ से। लेकिन अगर क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है कि हमको कैसे अपने आप को बचा के रखना है या कैसे हमको किसी गलत लिंक पे क्लिक नहीं, तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज होती है हम लोग को। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो पुलिस प्रशासन कैसे ये सेवाएँ गाँव-गाँव तक पहुँचा रहा है? देखिए, जैसा कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस का सेफ क्लिक 2.0 अभियान चल रहा है जी। इसमें हम हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसी एज ग्रुप के हो, सभी बच्चों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि व्हाट इज सेफ क्लिक। सेफ क्लिक क्या है? सेफ क्लिक वो है जो विश्वसनीय सूत्रों द्वारा जो भेजी गई लिंक है, अगर आप उसको क्लिक कर रहे हैं तो सेफ क्लिक है। लेकिन अविश्वसनीय सूत्र, ऐसा नंबर जो आपके लिए परिचित नहीं है, सेव नहीं है आपके मोबाइल में, और आप उसके द्वारा भेजी गई लिंक पर क्लिक करते हैं, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं अनसेफ है और हो सकता है उससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका खाता खाली हो सकता है। इसमें जो मेन बातें हैं, हम लोगों को ये जागरूक करते हैं कि अगर आपके साथ किसी तरह का साइबर फ्रॉड हो गया, साइबर ठगी हो गई है, उसके बाद आपको क्या करना है। पहले तो आपको देखिए, जागरूकता ही बचाव है, तो हम तो आपको जागरूक कर रहे हैं कि क्या क्या आपको नहीं करना है ताकि आपके साथ साइबर ठगी ना हो पाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अचानक से कर देता है, ज़्यादा सोच नहीं पाता और उसके साथ ठगी हो जाती है। तब आपको क्या करना है? तो देखिए, जो भारत सरकार का जो टोल फ्री नंबर है 1930, और इसको वेबसाइट के माध्यम से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, cybercrime.gov.in। अगर मान लीजिए आप जैसे गांव में हैं और आपके साथ साइबर ठगी हो गई है और आपके पास नेट जो है अभी नहीं है, आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, आप 1930 में कॉल लगा करके आप अपने जो घटनाक्रम है उसको बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे किसी व्यक्ति के साथ हो गया, तो वो फ़ोन लगा के उसको ये बताना चाहिए कि मैं फला राज्य के फला जिले के फला थाना क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरा नाम ये है, आज दिनांक को मेरे मोबाइल नंबर फला फला पर इस मोबाइल नंबर से फ़ोन आया, उसने अपने आप को ऐसा ऐसा बताया, मैंने गलती से उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उसके कहे अनुसार लालच में आकर के, डर के मारे
कुछ पैसे फ़ोन पे के माध्यम से, IMPS के माध्यम से या अन्य माध्यम से, जिस भी माध्यम का उसने करके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, माध्यम से फला व्यक्ति के खाते में डाल दिए हैं। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। अब उस जो उसने पैसे डाले हैं, जैसे मान लीजिए फ़ोन के माध्यम से कोई व्यक्ति पैसा ट्रांसफ़र करता है, तो आपने भी उपयोग किया होगा, देखा होगा कि जो स्क्रीनशॉट होता है, इसमें एक हर ट्रांसफ़र का एक ये यूनिक मतलब ट्रांजैक्शन आईडी होता है, जिसे UTR नंबर बोलते हैं। तो ये डिटेल हमें 1930 में जब फ़ोन करते हैं तो वो उधर से पूछते भी हैं कि आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक का था, उसका अकाउंट नंबर क्या था, आपने कब ट्रांसफ़र किया, किस ऐप का उपयोग करके आपने वो पैसे ट्रांसफ़र किए। जितना ज़्यादा आप जानकारी बता पाएंगे उतना एक्यूरेट वो डाटा फिल करते जाते हैं। उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर आपने तुरंत उसको रिपोर्ट कर दिया 1930 में, तो जो पैसा है जो साइबर फ्रॉड ने आपसे ठग लिया है, वो जहाँ जिस भी खाते में होगा वहीं पे वो ब्लॉक हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर पैसा एक बार ब्लॉक हो गया तो जिसके पैसे होते हैं उसको वापस मिलना बहुत संभावना अधिक होती है और उसको वापस पैसे मिल भी जाते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमको दी है। और सर, ये तो बात हमने लोगों की कर ली, और आजकल हम ये भी देख सकते हैं कि जो आजकल के युवा वर्ग हैं, वो आजकल अपना सबसे ज़्यादा समय जो है वो ऑनलाइन गेमिंग में और सोशल मीडिया में बताते हैं। उनके लिए आप क्या महत्वपूर्ण सलाह देना चाहते हैं? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग भी एक तरीके का एडिक्शन होता है। जो ये गेमिंग साइट्स हैं या फिर गेमिंग जो ऐप्स हैं, शुरू में आपको प्रलोभन देते हैं और ऐसा उनका डिज़ाइन करने का अपना तरीका है कि शुरू में आप सारे गेम जीतते जाएंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत एक्सपर्ट प्लेयर हैं, और एक्सपर्ट होने के नाते शुरू में वो आपको जानबूझकर जिताते हैं, तो आपको इसका एडिक्शन लग जाता है और फिर व्यक्ति लालच में आ करके उसमें बड़ा अमाउंट लगा देता है गेम में, और अंत में वो पैसे हार जाते हैं। उसको बहुत बाद में चल के यकीन होता है कि ये तो मतलब एक तरीके से उसके साथ साइबर फ्रॉड कर लिया गया है। तो बच्चों, सावधान रहें। आपसे निवेदन है कि जो गेम में खेल रहे हैं उसमें पैसे वाला गेम मत लगाएं, पैसे वाला गेम मत उपयोग करें, क्योंकि ये आपको एडिक्शन बना के कहीं ना कहीं एक तरीके से जुए में आपको ढकेल देता है। क्योंकि इसमें कोई स्किल का खेल नहीं है, उन्होंने गेम ही ऐसा डिज़ाइन किया है कि आप शुरू में जीतते हैं और फिर बाद में लालच में आके जब आप बड़ा पैसा लगा देते हैं तो आप हार जाते हैं। बिल्कुल सर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या सिंगरौली के पुलिस के पास साइबर अपराधों की जांच करने के लिए विशेष टीम या सेल है, या फिर और आम नागरिक इससे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस की जो सेटअप है उसमें साइबर अपराध का पूरे प्रदेश में एक थाना है, जैसे साइबर थाना हम बोलते हैं जी। जो देखिए, थानों का ज्यूरिडिक्शन होता है। जैसे हम सिंगरौली में बैठे हैं और यहाँ का जो शहर का है, कस्बा है, वो बैढ़न कस्बा कहलाता है। तो अगर कस्बे की बात करें तो यहाँ पे 3 थाने शहरी क्षेत्र में है। थाना बैढ़न आप जानते हैं, थाना बिंदनगर हो गया, थाना नवानगर हो गया। तो हर थाने का एक सीमा डिसाइडेड है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का साइबर थाना है उसकी सीमा है संपूर्ण मध्य प्रदेश, उसकी सीमा संपूर्ण मध्य प्रदेश। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ अपराध हो गया है, साइबर संबंधी अपराध, तो वो भोपाल जाकर साइबर थाने में भी अपनी रिपोर्ट लिखा सकता है। अच्छा। पर इसका मतलब ये नहीं कि साइबर की रिपोर्ट केवल वहीं लिखी जाएंगी। आप साइबर संबंधी अपराधों की रिपोर्ट अपने लोकल के थाने में भी लिखा सकते हैं। रही बात एक्सपर्टाइज की कि बैढ़न में या फिर बैढ़न पुलिस के पास या फिर सिंगरौली पुलिस के पास साइबर संबंधी अपराधों की विवेचना के लिए क्या टूल्स और क्या स्किल हैं। देखिए, हमारे सारे सब इंस्पेक्टर जो थाने में और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनको हम समय समय पे साइबर अपराधों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो वो भी ट्रेंड है और हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि साइबर अपराध की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, डिटेल साइबर अपराधियों की जी। जो हम साइबर सेल के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। तो साइबर सेल जो एसपी ऑफिस में होता है वो बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनकी मदद के लिए होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ और फ्रॉड का पैसा कहाँ गया है ये हमको जानना है, तो हम पत्र बना करके साइबर सेल को देते हैं। साइबर सेल उसकी जानकारी आगे से प्राप्त करके हमें दे देता है। तो साइबर सेल जो जिले में एसपी ऑफिस में होता है, हर जिले में होता है, वो इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, जो साइबर फ्रॉड की जांच कर रहे अधिकारी होते हैं, उनकी मदद के लिए होता है, उनको चाहिए गई जानकारी उपलब्ध कराता है। जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली है। आजकल लोग जो होते हैं वो साइबर फ्रॉड करने के बाद, या फिर जब वो जब उनके साथ कोई घटना घटित हो रही होती है, उस समय वो लोग डर जाते हैं या फिर पैनिक करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम पुलिस को बताएंगे तो काफ़ी लंबा मामला हो जाएगा या हम फंस जाएंगे। तो इस डर की वजह से वो
शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि साइबर अपराध की अगर जड़ में जाएं तो दो ही चीज़ आती हैं, एक तो डर और दूसरा लालच। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो है जैसा वो साइबर अपराधी बताता है उसी की बतानुसार इतना ज़्यादा बिना सोचे समझे डर जाते हैं कि जैसा वो बोलता जाता है वैसा करते जाते हैं। इसका जो आप सबसे कॉमन उदाहरण देखेंगे तो डिजिटल अरेस्ट आपने सुना होगा। डिजिटल अरेस्ट तो वो उसी का माध्यम है कि सामने वाला अपराधी जो है, जो साइबर फ्रॉडस्टर है, पुलिस की वर्दी बन के फेक पुलिस ऑफिसर बन करके और वीडियो कॉल के माध्यम से आपको इतना डरा देता है कि आप इस अपराध में फंस जाएंगे, आपको इतनी जेल हो जाएगी, आप तत्काल ही ऐसा काम करिए, अगर आपने किसी को बताया तो आपके खिलाफ और बड़ी कार्रवाई होगी, आप आजीवन कारावास हो जाएगा। मतलब इतना भय आपको दे देते हैं कि लोग कई बार डर करके जैसा वो बताता वैसा करते चले जाते हैं बिना सोचे समझे और मूर्ख बन जाते हैं और डिजिटल अरेस्ट करके अपराधी जो है आपसे पैसे ऐंठ लेता है। तो हमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम आपको आए दिन जागरूक कर रहे हैं कि जब भी कभी अभी ऐसा फोन आए तो आपको देखिए, पुलिस कभी आपको वीडियो कॉल करके फ़ोन नहीं करती है, कभी बैंक अधिकारी आपको फ़ोन नहीं करता है। तो अगर कोई अभी आपको ऐसा फ़ोन आता है तो आप उसको बोलिए ठीक है, मैं थाने आकर बैंक आकर आपसे बात करता हूँ, फ़ोन पे आपसे कोई बात नहीं कर सकता हूँ। तो हमें ये जागरूक होने की ज़रूरत है कि बैंक अधिकारी और पुलिस अधिकारी कभी फ़ोन पे या फिर ऐसे डिजिटल अरेस्ट कुछ होता ही नहीं है। पुलिस की लीगल जो प्रोसीडिंग्स है उसमें अरेस्ट होता है। डिजिटल अरेस्ट कोई ऐसा कानूनी प्रक्रिया है ही नहीं। तो डिजिटल अरेस्ट फेक है, ये साइबर फ्रॉडरों का नया हथकंडा है। तो डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें और हमारी जागरूकता की वजह से इसका प्रभाव दिख रहा है। शुरू में जब ये नया कॉन्सेप्ट साइबर फ्रॉड वालों लाया था तो काफ़ी लोग इसका शिकार हुए। जब से पुलिस ने इसको जागरूक किया लोगों को, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कार्रवाई नहीं होती, तब से हमारे लोग सुरक्षित हैं। आज ही का वाक्य हम शेयर करना चाहेंगे। एक हमने आपसे थोड़ी देर पहले भी शेयर किया कि एक महिला को सुबह सुबह फ़ोन आया और उसको बताया कि आपका बच्चा गलत काम में पकड़ा गया है और उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। आप चाहती हैं कि आपके बच्चे को हम छोड़ दें तो आपको कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा। और कुछ पैनिक करके उसको कि देखिए आपके बच्चा कितना रो रहा है और पीछे से ऐसी आवाज़ें आने लगी। वो माँ, एक माँ जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो डर जाती है। वो माँ डर भी गई थी और वो पैसे डालने भी वाली थी। तभी उसी समय उनके फादर आ जाते हैं जो कुछ दिनों पहले ही हमारे साथ एक जागरूकता कार्यक्रम में थे और उन्होंने तत्काल समझ गया कि ये जो है डिजिटल अरेस्ट का और साइबर फ्रॉड का मामला है। उन्होंने बड़ी बेसब्री से बहुत ही सूझबूझ के साथ पुलिस को तुरंत सूचना दी और अंततः हम उस साइबर फ्रॉड के जो मंसूबा था उसमें उसको डिफीट किए। वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाया और हमने आज एक डिजिटल अरेस्ट होते होते बचाया। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जागरूकता के माध्यम से आम नागरिक जागरूक हो रहे हैं और इस तरह के साइबर अपराधों से बच रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है कि हम अगर किसी अपराधी को पकड़ लें तो वो एक हमारे लिए ही बहुत प्राउड फीलिंग होती है। तो सर, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बैंक और यूपीआई और क्यूआर कोड के बारे में। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम नागरिक इससे बचने के लिए अपने आप को कैसे बचा सकता है? क्या विशेष बातों का ध्यान रख सकता है एक आम नागरिक? देखिए, सावधानी ही सबसे बड़ी बचाव होती है। तो चूंकि अब डिजिटल एज का ज़माना है, सभी व्यक्ति स्मार्टफोन उपयोग कर रहे हैं, सभी के पास अपने बैंक खाते हैं, सभी ने ऐप इंस्टॉल करके रखें, यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे या बहुत सारे ऐप हैं। किसी ऐप का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम भी होते हैं। अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी को बिना सोचे समझे उसके लाभ नुकसान जाने और बचाव जागरूक बिना हुए उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं तो लोग मूर्ख भी बना सकते हैं। तो हमें, अगर हम कोई ऐप उपयोग कर रहे हैं तो उसमें किस किस तरह से फ्रॉड हो सकता है उससे जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, जब शुरू में फ़ोन पे आया था तो उसमें लोगों ने, साइबर फ्रॉड वालों ने ऐसा मूर्ख बनाना स्टार्ट किया। तो मॉडस ऑपरेंडी उनका ये था कि हमने आपको पैसे भेजे हैं, आप चेक करिए, आपको पैसे आ जाएंगे। और वो पैसे भेजने की जगह रिक्वेस्ट भेज देते थे। रिक्वेस्ट में ये होता था कि जैसे ही आप चेक कर देते हो तो जितना पैसा दिख रहा होता था वो उल्टा उनके खाते से कट के उसके पास चला जाता था। जब लोगों को मालूम चला कि नहीं, रिक्वेस्ट में तो पैसे आते नहीं, पैसे चले जाते हैं, तो उन्होंने फिर इसका जागरूक करने के बाद फ्रॉड से जागरूक हो गए और फ्रॉड होना बंद हो गया। तो अपराधी भी नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। तो हमें भी, अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, यूपीआई, क्यूआर कोड का उपयोग कर रहे हैं,
तो हमें भी जागरूक होते रहना है बिल्कुल। कि मार्केट में ट्रेंड में क्या नया पैटर्न चल रहा है। देखिए अभी थोड़े दिन पहले एक एपीके का जो चल रहा था, एपीके फाइल्स आपको उपयोग नहीं करना है, क्योंकि अब जागरूक हो गए हैं। फिर भी कभी कभी यदा कदा ऐसी शिकायतें आती हैं कि एपीके फाइल में गलती से क्लिक कर गया, पर शुरू में जब जागरूक नहीं थे तो आए दिन एपीके फाइल के माध्यम से साइबर फ्रॉडर जो था वो लोगों के मोबाइल को हैक करके पैसे चुरा लेता था। तो देखिए दिन प्रतिदिन हमको टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक होते रहना है, और ये जो साइबर अपराधी हैं ये कैसे कैसे तरीके से मूर्ख बनाते हैं, अगर हमको ये मालूम रहेगा तो हम बिल्कुल नहीं बन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये तो हमने बात कर ली जो पैसों से जुड़ी जो समस्याएं थी, जैसे कि कोई गलत लिंक पे क्लिक कर दिया या फिर ओटीपी अगर शेयर कर दिए तो पैसे आपके चले जाएंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि सिर्फ अगर हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो इसमें सोशल मीडिया के भी बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले ही आप हम लोग को समझा रहे थे कि लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो ये कैसे हो जाता है, अकाउंट कैसे लोग के ब्लॉक हो जाते हैं और इसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए वापस से रिपीट करेंगे, जैसे आप बताएं कि साइबर अपराध की जड़ ही लालच है जी। आपने अभी इस समय जो ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं बताते हैं सर मेरा खाता ब्लॉक हो गया है। हाँ। तो अगर आप देखेंगे, हम लोग एनालिसिस जो करते हैं वो ये पाते हैं कि ज़्यादातर उन लोगों के खाते ब्लॉक हुए हैं जो व्यापारी हैं, और उनके खाता जो ब्लॉक होने का जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण ये है कि एक अनजान सा व्यक्ति आपके पास आएगा, आपको बोलेगा कि भैया मेरा एटीएम अचानक से ख़राब हो गया है, मैं एटीएम से पैसे नहीं निकाल पा रहा हूँ और मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरे मम्मी भर्ती हैं, मेरे पापा भर्ती हैं, मेरा इसका एक्सीडेंट हो गया तो मैं आपके खाते में पैसे डाल दूँ, आप उसमें से जो भी आपके चार्जेस है काट लेना और बाकी मुझे दे देना। तो वो पूछता है कितना कितना डलवाओगे, तो वो 10,000 डलवा देते। एक उदाहरण आपको समझा रहे हैं। तो उसको लगता है कि 10,000 डलवाएगा, मैं इसको 9,500 दे दूंगा तो 5 मिनट में तो मेरे को 500 रुपए की कमाई हो जाएगी। तो इस लालच में आकर के अपने खाते में उस व्यक्ति से पैसे डलवा लेता है और फिर निकाल के 500 रुपये काट करके 9,500 सपोज उसको दे दिया। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसका खाता ब्लॉक हो गया है। वो इसलिए हो गया कि साइबर फ्रॉड का पैसा उसके खाते में आया है। अच्छा। वो जो व्यक्ति उसके पास आया था और कह रहा था कि मुझे ज़रूरत है पैसों की क्योंकि मेरा कोई परिजन भर्ती अर्जेंट है, एक्चुअल में वो साइबर फ्रॉडर का एक सदस्य था जिसने साइबर फ्रॉड की धनराशि जो किसी की फ्रॉड की गई होगी उसको आपके खाते में डलवा करके आपसे नगद ले लिया है। तो जिस व्यक्ति के साथ ये साइबर फ्रॉड हुआ होगा वो व्यक्ति जब 1930 में रिपोर्ट करेगा तो रिपोर्टिंग के बाद जो 1930 का जो पूरा सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है कि वो फ्रॉड का पैसा किन किन खातों में गया। तो स्वाभाविक है वो आपका जो व्यापारी है जिसके खाते में है उसका खाता डिटेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी खाते डिटेक्ट होते हैं, जो पूरे चैनल होता है जिसे ट्री कहते हैं, जिसे है ना ट्रांजैक्शन ट्री में जितने भी खाते आएंगे वो सबको ब्लॉक करता जाता है। तो इसमें हम व्यापारी भाइयों से यही निवेदन करेंगे, जागरूक करेंगे कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो किसी अज्ञात व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं उसके कहने पर कोई सा भी पैसा अपने खाते में नहीं ले। और दूसरा जो इसमें एक और फ्रॉड हो रहा है वही हो रहा है कि कोई व्यक्ति, आप व्यापारी भाई हैं, आपके पास में दुकान में सुबह से शाम तक कई हजारों लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं। तो उसमें एक ये फ्रॉड होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने खूब सारी शॉपिंग की और उस पेमेंट करने के लिए वो बोलता है कि जो आपका पेमेंट हुआ 9,000 रुपये मैं आपके QR कोड में डलवा देता हूँ। तो फिर वही है कि फ्रॉड का पैसा हो सकता है उसने डाल दिया, डलवा देगा, फिर आप व्यापारी भाई का खाता ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका वही है कि किसी से डलवाइए नहीं, आप उससे कहिए कि आप खरीदने आए हैं, उस पैसों को पहले आप अपने खाते में डालिए और फिर आप हमको डालिए। तो उससे क्या है कि जो अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर वो गलत नियत से आया होगा या साइबर फ्रॉड के पैसे से परचेजिंग करना चाह रहा होगा तो वो कतई नहीं करेगा कि उसको मालूम चल चुका होगा कि नहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। तो किसी अनजान व्यक्ति से अपने खाते में पैसे नहीं ले, यही सबसे बड़ी सावधानी है, तभी आपका खाता ब्लॉक नहीं होता। अन्यथा थोड़े से लालच में आपका खाता ब्लॉक हो जाता है, फिर बहुत परेशानी होती है अनब्लॉक कराने में, क्योंकि उसकी बहुत जो प्रोसीजर है काफ़ी लंबी है और थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड लगती है क्योंकि आम जनता इतना जागरूक नहीं है। तो सावधानी ही बचाव है, किसी अज्ञात व्यक्ति से पैसा अपने खाते में नहीं ले। सर लेकिन जो अपराधी होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो ज्ञानी नहीं है उन्हीं लोग का फ़ायदा उठाते हैं, और हमें और हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि हम पहले उन लोग को जागरूक करें ताकि वो लोग अपने आप को इस चीज़ से बचा
सके। तो इसीलिए तो हमारे मध्य प्रदेश पुलिस का, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो हमारे मुखिया हैं श्रीमान डीजी सर, उन्हीं का ये विशेष अभियान है 15 दिवस में। अच्छा। इसमें हर दिवस में रोस्टर हमारे सर ने बना के दिया है कि आज आपको किस वर्ग के लोगों को कहाँ पर जागरूक करना है। हमने अस्पताल पे जागरूक किया, हमने बस स्टैंड में जागरूक किया, हमने रेलवे स्टेशन में जागरूक किया, हमने बैंक संस्थान ब्रांचों में जाके जागरूक किया, हमने स्कूलों में जागरूक किया, हमने मंदिरों में जाके जागरूक किया, मस्जिदों में जाके जागरूक किया। मतलब वो सभी जगह जहाँ आम जनता इकट्ठा होता है, ताकि हमारा जो मैसेज है, जागरूकता मैसेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा पाए। जितने ज़्यादा लोगों तक हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे, उतने हमारे कम लोग, हमारे भाई बहन मूर्ख बन पाएंगे। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि साइबर अपराध को नस नाबूद करना है, ख़त्म करना है, और हमारे भाइयों का जो जीवन भर की कमाई है उसको सुरक्षित रखना है। जी बिल्कुल सर। और हमारे सामने से कई तरह की, ये तो हमने साइबर फ्रॉड के बारे में बात की, और हमारे सामने कई सारी, मतलब अभी तो एआई आ गया है, इसके माध्यम से जैसे एआई के कई फ़ायदे भी हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं। तो एआई के माध्यम से लोग दूसरों के फेक वीडियोस बनाते हैं, या डीप फेक वीडियोस का भी सुना होगा आपने, बीच में चला था। इसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सिंगरौली पुलिस इन चुनौतियों के लिए कैसे उनके लिए तैयारी कर रही है इस चीज़ से बचने के लिए? देखिए, अभी तक जो एआई का उपयोग जो किया जा रहा है साइबर अपराधियों के द्वारा, वो बेसिकली ये हो रहा कि किसी बच्ची की या फिर किसी बच्चे का फोटो को एआई के माध्यम से इतना ऑब्सीन बना देते हैं और फिर इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेक अकाउंट क्रिएट करके उसी के नाम का, ताकि लगे कि फला व्यक्ति ने ही जिसके नाम का अकाउंट वही पोस्ट कर रहा है, और डाल करके उसकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, सिंगरौली पुलिस नहीं, पूरी मध्य प्रदेश पुलिस इसके लिए तैयार है, और हमारा प्रत्येक ऑफिसर इसके लिए जागरूक है, दूसरों को जागरूक करने के लिए भी, और इस तरह के अपराध की विवेचना करने के लिए। तो जैसे ही आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके नाम का या फिर आपकी इमेज का कोई एआई के माध्यम से एडिट कर दिया, ऑब्सीन कर दिया या दुष्प्रचारित कर रहा है, तो तत्काल आप उसे पुलिस को रिपोर्ट करें। जो अकाउंट उसने क्रिएट किया है, फेक अकाउंट, हम उसको तुरंत ब्लॉक करा देते हैं, उस कंटेंट को भी ब्लॉक करा देते हैं, ताकि वो दूसरों को देखने में ना आए, और जो भी डिटेक्ट भी करते हैं कि उस अकाउंट को किसने क्रिएट किया। ये बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं कि पहले पूर्व में दोस्त था, अब बाद में किसी कारणों से दोस्ती में मतलब दोस्ती सही नहीं रही, तो कई लड़के बदनाम करने की नियत से फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं, फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं और दुष्प्रचारित करते हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं। हमने कईयों को पकड़ के मुकदमे भी कायम किए और आज उनको जेल में भेज रखा है। बिल्कुल, अच्छा लगा सर जान के। और सर, हम आपसे अंत में चाहेंगे कि आप हमारे सिंगरौली वासियों को कुछ संदेश दे दें साइबर फ्रॉड के बारे में। सभी सिंगरौली वासियों को पुनः संदेश देना चाहते हैं कि लालच और भय से बिल्कुल नहीं डरें, लालच में नहीं पड़ें, भय डरे नहीं, पूरी अपने विवेक का उपयोग करते हुए तत्काल पुलिस से संपर्क करें, और तत्काल पुलिस को सूचित करें कि आपको ऐसा फ़ोन आया था, सामने वाला व्यक्ति ऐसा कह रहा था, और लालच में नहीं पड़े। यहाँ पर एक जो दूसरा बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें अपराध देखने को मिले हैं, वो इन्वेस्टमेंट का लालच। चूँकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कोल उत्खनन हो रहा है, पावर का प्रोडक्शन हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों की ज़मीनें जो है अधिग्रहण हुई हैं। अधिग्रहण हुई हैं तो लोगों को मुआवजा मिला है, लोगों के पास पैसा है। तो बहुत सारी चिट फंड कंपनियां ये लालच दे रही हैं कि आपका 6 माह में पैसा डबल हो जाएगा, 1 साल में डबल हो जाएगा। लालच, निवेश का लालच दे रहे हैं कि आपको, और लोग लालच में आकर के शुरू में तो वो देते भी हैं, इसलिए देते हैं कि लोगों का विश्वास बढ़े, और जब वो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा निवेश कर देता है तो लेके भाग जाते हैं। तो आप बिल्कुल देखिए, क्या है कि कोई भी कंपनी अगर जो प्रचलन से ज़्यादा आपको रिटर्न दे रही है या लाभ दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने जाल में फंसाना चाह रही है। तो लालच में नहीं पड़े, अतिरिक्त निवेश में लाभ कमाने का बिल्कुल नहीं सोचें, कहीं ना कहीं वो निवेश आपको महंगा पड़ सकता है। तो जागरूक रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे साथ व्यतीत किया, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मंच दिया ताकि हम लोगों को, हम सिंगरौली वासियों को, अपने प्यारे भाई बहनों, माताओं को ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके। नमस्कार। तो श्रोताओं,
जो भी आज महत्वपूर्ण जानकारियां आज सीएसपी सर ने हमें दी, आशा करते हैं वो सभी से आप जागरूक हुए होंगे और अपने जीवन में जरूर इन बातों को अपनाएंगे और जागरूक रहेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ऊर्जा FM 89.6 FM पर। ऊर्जा धानी आपकी वाणी। नमस्कार।